इस वक्त की अहम खबर, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में 1 साल के लिए नए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी बने आरसीए के नए लोकपाल और नियुक्ति के बाद में आरसीए में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों ही बढ़ने की उम्मीद है। खिलाड़ियों और सदस्यों की शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया भी अब तेज होगी, तो वही आरसीए प्रबंधन में सुधार लाने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। क्रिकेट संघ श्री गंगानगर बनाम राजस्थान क्रिकेट संघ के मध्य एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन थी, जो आज उसकी दिनांक थी। उस पर यह निर्णय हुआ कि जिला क्रिकेट संघ गंगानगर की याचिका पर जो साधारण सभा के द्वारा नियुक्त दीपक वर्मा जी और साधारण सभा के द्वारा नियुक्त अजय रस्तोगी जी 2 लोकपाल नियुक्त किए गए। तो हमारी मांग थी कि दीपक वर्मा जी लोकपाल रहें, लेकिन उसके अंदर हमारे कुछ जिला संघों के द्वारा उस जो हस्ताक्षर थे वो दूसरे पक्ष में किए हुए थे। तो कोर्ट ने उसकी विवेचना करके और अंतिम निर्णय ये किया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हित में जो लोकपाल जरूरी है, उसके आधार पर 1 साल के लिए अजय रस्तोगी जी को इसका लोकपाल नियुक्त किया। बढ़ते हैं आगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में ना ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना बनेगी और ना ही शेखावाटी में यमुना का पानी आएगा। उनका आरोप है कि केंद्र ने ईआरसीपी के लिए न पैसा दिया और न ही इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, जिससे जनता को धोखा मिला है। यमुना जल समझौते पर भी उन्होंने कहा कि 2 सालों में डीपीआर तक नहीं बनी। इसके साथ ही भूमाफिया, मंत्रियों की जनसुनवाई और सरकार के बदलते बयानों पर भी उन्होंने निशाना साधा। पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत मिलने पर डोटासरा ने कहा कि यह सत्य की जीत है। बीजेपी सरकार पर लगे आरोप, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह ने आरोप लगाए, कई सारे आरोप लगाए कि केंद्र ने ईआरसीपी के लिए ना पैसा दिया, ना ही इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया। बढ़ते हैं आगे। आहोर में राजफेड के समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद को लेकर के किसानों का विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा, जहां पर किसानों ने मुख्य गेट पर ताला लगा करके धरना दिया। किसानों का आरोप है कि राजफेड उनकी उपज को नॉन स्टैंडर्ड बता करके खरीदने से इंकार कर रहा है, जबकि तहसील क्षेत्र में खराबा 0% बताया गया है। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार लधाराम और राजफेड निरीक्षक जमुना मेघवाल से वार्ता हुई, जो कि निष्फल रहती है और किसान अपने रुख पर ही कायम रहे। धरना स्थल पर भारतीय किसान संघ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी है कि समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। झुंझुनू ने एक बार फिर प्रशासनिक दक्षता का शानदार उदाहरण पेश किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत जिले की 7 विधानसभाओं में मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया है। ये उपलब्धि न केवल जिले के निर्वाचन तंत्र की पारदर्शिता और तत्परता को दर्शाती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि हर योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से जुड़ा रहे। झुंझुनू के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अरुण गर्ग के नेतृत्व में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के 100% डिजिटलाइजेशन का काम भी पूरा किया गया। इस उपलब्धि के साथ ही झुंझुनू राज्य के उन जिलों में शामिल हो चुका है जिसने निर्धारित समय से पहले ये महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है। पुलिस के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तारीख पहले 4 तारीख की ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, जिसे अब बढ़ा के 11 तारीख कर दिया गया है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि झुंझुनू जिले में हमने राजस्थान में 7th हाईएस्ट वोटर्स हमारे यहाँ हैं। उसके बावजूद भी हमने कल ही समस्त हमारी विधानसभा में कार्य पूर्ण हो गया है और कुल अभी तक 12 जिले ये कार्य पूर्ण कर पाए हैं, उसमें हाईएस्ट वोटर हमारे हैं। इसके लिए समस्त हमारे जो कर्मचारी अधिकारी जुड़े हुए हैं
जो हमारे BLOs वो बधाई के पात्र हैं। साथ ही जुन्नू वासियों ने इसमें बड़ा सहयोग किया है, उनका मैं आभारी हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो मोस्ट क्लीनेस्ट बने। और अब पोखरण से बड़ी खबर, जहां पर बीच सड़क पर चल रहे व्यक्ति को ट्रक ने कुचला है। बड़े सड़क हादसे में मौलाना आरिफ की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। टेंट का सामान पूरी तरह से ट्रक ने कुचल डाला है। राह चलते व्यक्ति को अस्पताल और घटनास्थल पर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है और आधे से ज्यादा सड़क पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते ये हादसा होता है। तो टेंट का सामान ले जा रहे ट्रक ने कुचला और देखिए कि किस तरह से लोगों की भीड़ यहां पर उसके बाद में इकट्ठी हो जाती है। आधे से ज्यादा सड़क पर व्यापारियों ने यहां पर अतिक्रमण कर रखा है, जबकि यहां पर जिम्मेदार अतिक्रमण को लेकर के काफी सख्त है, लेकिन उसके बाद में भी ये लापरवाही होती है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते ये हादसा होना बताया जा रहा है। पोखरण से बड़ी खबर और तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस वहां पर शायद अपनी कार्रवाई में भी डटी हुई है। बीच सड़क पर चल रहे व्यक्ति को ट्रक ने कुचल डाला है। रूपबास जटमासी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का खुलासा होने पर बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने अचानक से निरीक्षण करके PWD अधिकारियों को फटकार लगाई। निरीक्षण में सड़क पर मिट्टी और मोरम जैसी निम्न गुणवत्ता की सामग्री पाए जाने पर विधायक ने साफ तौर पर कह दिया कि निर्माण गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और दोषी अधिकारी ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने संबंधित ठेकेदार पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए मामले को जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव के सामने उठाने की बात कही। साथ ही क्षेत्र के अन्य सड़कों की गुणवत्ता जांच कराने की घोषणा भी की। तो मिट्टी और मोरम से सड़क बनाने का खुलासा यहां पर होता है और ये तमाम लोग भी यहां पर मौजूद रहते हैं अपनी शिकायत को लेकर के, और ऐसे में यह आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी और ये भी कह दिया, चेतावनी दी कि भाई ये मामला हम उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। आज मैंने जटमासी रूपबास रोड का औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि बहुत घटिया सामग्री का यूज उसमें किया जा रहा है। मोरम डाली जा रही है, मिट्टी डाली जा रही है, लेकिन जो गिट्टी जो एस्टीमेट में डालनी है वो नहीं डाली जा रही, और जहाँ पर थोड़ी बहुत गिट्टी ऊपर दिख रही है उसके नीचे भी मोरम डाली गई है। ये मैंने खुद जाकर वहाँ चेक किया और मैंने अधिकारियों को भी इसके लिए बताया कि आप ये क्या कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के पैसे का सदुपयोग हो। सरकार जिस विकास की धुरी को क्षेत्र में लाना चाहती है रोडों के माध्यम से, वो पूरा परिपूर्ण हो, लेकिन अधिकारियों की कोताही के कारण, जो ठेकेदार होते हैं उनकी लापरवाही के कारण ये चीजें हो रही है और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने अधिकारियों को और ठेकेदार को सावचेत कर दिया है कि अगर ऐसा काम किया गया तो आपके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं अभी जयपुर भी जा रही हूँ, मेरे पास उन जगहों के वीडियोस भी हैं, वो मैं हमारी जो माननीय डिप्टी CM महोदया है दिया कुमारी जी, उनको भी दिखाऊंगी और जो एसएस साहब हैं प्रवीण कुमार गुप्ता जी, उनको भी दिखाऊंगी कि ये चीजें हो रही हैं और ये बिल्कुल बयाना विधानसभा क्षेत्र में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सड़कें जो है वो बार बार। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां पर शहर में खतरनाक चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री धड़ल्ले से शुरू हो चुकी है। बाजार में दुकान पर नियम विरुद्ध चाइनीज मांझे का खुलेआम कारोबार जारी है। दुकानदार ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण कानून की अवहेलना यहां पर की और मौत की डोर चाइनीज मांझा खास करके बाइक सवार और पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक होता है। दुकानदार को नहीं तो पुलिस की या तो ऐसा लग रहा है कि मानो दुकानदार को किसी भी तरह से पुलिस की कार्रवाई का डर है ही नहीं और दुकान से अवैध बिक्री करने को लेकर वीडियो भी सामने आया है। 1986 की धारा 15 के तहत चाइनीज मांझे की बिक्री करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो लगातार हर साल हम न जाने कितनी खबरें चाइनीज मांझे को लेकर के बताते हैं। धड़ल्ले से लगातार बिक्री होती है, लेकिन फिलहाल कोई किसी भी तरह से सुधार नहीं होता है। नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जाती है। तो लगातार जिस तरह से चाइनीज मांझे की हर साल धड़ल्ले से बिक्री होती है,
सरकार सजग रहती है, लेकिन उसके बावजूद नियमों को ताक पर रख करके जिस तरह से दुकानदार खुलेआम बिक्री करते हैं, आखिरकार उसके पीछे वजह क्या है? उन्हें किसी भी तरह से डर क्यों नहीं है कानून का, और अवैध बिक्री क्यों करते हैं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो चाइनीज मांझे का कारोबार खुलेआम जारी है। सिरोही की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दुकान पर किस तरह से दुकानदार धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर मदन प्रजापत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मदन, लगातार हम हर साल ये तस्वीरें दिखाते हैं कि चाइनीज मांझे से कितने लोगों की जानें तक चली जाती, कितने पक्षियों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें अभी सच बेधड़क पर देख रहे हैं, क्या इनको लेकर के कोई कार्रवाई शुरू हुई? दुकानदारों का क्या कुछ स्टेटमेंट है? जी बिल्कुल नपुर, आपको बिल्कुल बता दूं कि सिरोही जिले के आबू रोड शहर है और एक मुख्य बाजार में यहाँ पर मकर संक्रांति से पहले ही यहाँ पर है जो दुकानदार है अपनी मनमानी तरीके से जो अवैध जो चाइनीज मांझे की जो बिक्री है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और जो सबसे जिले से यहाँ सिरोही जिले के आबू रोड शहर पर आप सच भी दर्शकों को ये जो तस्वीरें है दिखा रहा है कि किस तरह से देखिए यहाँ पर जो मुख्य बाजार है, जो मटिया गली है उसके पास में बाजार है। एक दुकान में एक जो बालक है वो चाइनीज मांझा जो है कट्टे के अंदर भरता हुआ भी जो उस वीडियो में सामने आया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नपुर, ये जो मांझा है यहाँ पर इस मांझे को जो चाइनीज मांझा है उसको लेकर के जो प्रशासन की जो शक्ति है यहाँ कहीं ना कहीं जो है यहाँ सटीक साबित नहीं हो रही है। और लगातार जो ये जो दुकानदार है नियम विरुद्ध जो है वो यहाँ चाइनीज मांझे की जो अवैध रूप से जो बिक्री कर रहा है उसको लेकर जो हमने जो वीडियो है वो वीडियो के माध्यम से ये खबर आम जन तक पहुंचाने को लेकर ये ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर भूमिका निभाई और ये वीडियो जारी किया, लेकिन इस वीडियो का क्या कुछ असर होता है? दुकानदार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, कोई कार्रवाई होती है? देखिए, खबर के बाद अभी तक तो नपुर कुछ कार्रवाई देखने में नहीं मिली है और दुकानदार की भी तरफ से जो है अभी भी जो है बिक्री धड़ल्ले से जारी है। नियमों की बात की जाए तो नियमों की यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर जो है पालना नहीं की जा रही है। अगर प्रशासनिक स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। बाजार के अंदर तमाम ऐसी दुकानों, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी जो सूत्रों से मिली जो जानकारी है वहां पर भी जो चाइनीज मांझा है अवैध रूप से जो बिखरा है, तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ये बड़े जो हादसे का रूप भी ले सकती है, लोगों पर जानलेवा भी साबित हो सकती है और जो पक्षी है उन पर भी ये जो है लगातार ये जो चाइनीज मांझे से शिकार होने से बाद में जो पक्षी भी घायल होते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में एक बड़ी हादसे। ठीक है मदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि जिस तरह से ये वीडियो आपने यहाँ पर जारी किया इसके बाद में कोई असर यहाँ पर देखने को मिले। मंडावा में स्वर्गीय चिरंजीव लाल तोलासरिया की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 4 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ में हुआ, जिसमें 48 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेतड़ी के सत्यप्रकाश शर्मा प्रथम, सीकर के उम्मीद सिंह द्वितीय और मंडावा के कैलाश सैनी तृतीय रहे। विजेताओं को 5100, 3100 और 2100 रुपए सहित प्रमाण पत्र और मोमेंटो दिए गए। उभरते खिलाड़ी देवांश शाह को भी 1100 रुपए और सम्मान दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय शंकर तोलासरिया ने की, जबकि भगवान सिंह पूनिया मेहरदासी मुख्य अतिथि रहे। मंच संचालन बजरंग टोडरवास ने किया। समारोह में अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे और अंत में तोलासरिया परिवार ने सभी का आभार जताया। तोलासरिया परिवार एक शतरंज प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। ये 8वीं शतरंज प्रतियोगिता है जो जिला स्तरीय 4 दिन के लिए आयोजित की जाती है। 4 दिन में 48 प्रतिभागियों ने इस बार हिस्सा लिया है। 48 प्रतियोगिता का पहला जो राउंड था उसमें 24 प्रतिभागी दूसरे राउंड में आए, तीसरे राउंड में 12 प्रतिभागी आए, चौथे राउंड में 6 प्रतिभागी आए। उसके बाद सेमीफाइनल बनाया गया 4 लोगों के लिए और फाइनल और जीता गया। उसमें फाइनल में प्रथम स्थान पे रहे सत्यप्रकाश जी जो खेतड़ी से आते हैं, दूसरे स्थान पे रहे।
डुलानिया गांव में अज्ञात हिंसक जानवर के हमलों से पशुपालक दहशत में है। देर रात स्वामियों की ढाणी के पास फिर हमला हुआ, जिसमें पशुपालक सतपाल की 10 भेड़ें मारी गई। इससे पहले 5 दिन पहले 60 भेड़ों का शिकार किया गया था। दोनों घटनाओं में सतपाल को 6 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। घटना की सूचना पर पशुपालन विभाग, वन विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। निशानों से शक है कि हमला भेड़िए ने किया हो सकता है। लगातार हमलों से ग्रामीण काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रभावित पशुपालक को तुरंत मुआवजा दिया जाए और रात में गश्त भी बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाएं रुक सके। तो ये तस्वीरें हमने ब्लर करके आपको दिखाई है। बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें, और कई भेड़ों का यहाँ पर शिकार किया जाता है, सभी की मौत हो जाती है। 60-65 भेड़ पहले खा गया था और 10 भेड़ों को एक नुकसान कर दिया। आज की रात में घुस गया। प्रशासन से मेरे नमस्कार है जी, आगे जानवर की कार्रवाई करी जाए। लाख रुपया के करीब और नुकसान कर दिया मेरे। शनिवार को खाई थी जी 60 भेड़ों को। ये है 10 बजे की। मैं रोटी खाने के लिए गया था, वापस आया, आते वापस आए, इतने मेरा नुकसान कर दिया। आम तक निकल गया। 10 भेड़ों को नुकसान पहुंचा दिया और लाख रुपया का और नुकसान। बारां के अटरू उपखंड के अंताना गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों ने गुरुवार सुबह 9 बजे से अटरू खानपुर मार्ग पर जाम लगा दिया, जो कि करीब 4 घंटे तक जारी रहा। छात्रों ने गणित और अंग्रेजी के शिक्षक तुरंत नियुक्ति करने की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और स्थानीय विधायक के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। सूचना पर पहुंचे बीईओ कालूलाल मीणा, नायब तहसीलदार योगेंद्र द्विवेदी और पुलिस ने समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन छात्र लिखित आश्वासन पर ही माने। अधिकारियों ने विद्यालय में रिक्त 3 पद जल्द भरने का वादा भी किया, जिसके बाद में जाम खोला गया। जाम के दौरान रोड पर लंबी कतारें भी लग गई और एम्बुलेंस सहित आवश्यक सेवा वाहन भी फंस गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। समस्या यहाँ पर हाँ ठीक है। यहाँ पर गणित का टीचर 8 सालों से नहीं है। अच्छा। और 2.5 सालों से अंग्रेजी का टीचर नहीं है। और यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं है जब से गए हैं लोकेश कुमार शर्मा। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल हमारे मुकेश जी सर प्राइवेट बैठा रखे हैं। उसके बाद हमारा भवन भी खंडित है और हमें टीचर चाहिए दोनों यहाँ पर स्थित, जो यहाँ पर टिक सके आराम से। और हम कलेक्टर साहब से ही लिखित में लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। कितनी देर हुई जाम लगाए हुए? 9 बजे से बैठे। 9 बजे से के पैसे बैठे, कोई भी नहीं उठेगा जहाँ तक कलेक्टर साहब। प्रतापगढ़ में बीते कई दिनों से देर रात तक बैंड बाजे, ढोल और रिजॉर्ट में तेज ध्वनि के कारण विद्यार्थियों को हो रही परेशानी को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त हो चुका है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में और डीएसपी गजेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में प्रतापगढ़ थाने पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीओ गजेंद्र सिंह राव और कोतवाल दीपक बंजारा भी मौजूद रहे। बैठक में शहर के सभी बैंड बाजे संचालक, ढोल पार्टी और रिजॉर्ट संचालकों को बुलाया गया और साफ निर्देश भी जारी किए गए। रात 10 बजे के बाद में किसी भी प्रकार का साउंड संचालन नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ शहर और क्षेत्र के लोगों को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वर्तमान में शादियों का सीजन चल रहा है, साथ ही साथ बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही है और कानूनन 10 बजे के बाद में कोई भी डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सर्वथा बिल्कुल वर्जित है। उसके बावजूद भी ऐसी शिकायतें आ रही है कि 10 बजे के बाद में कुछ वाटिका संचालक, कुछ बैंड वाले और जिन घरों में शादियां हैं वो लोग इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। 10 बजे के बाद भी जो वो काफी फुल तेज आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि आम लोगों को परेशानी आ रही है, पढ़ने वाले बच्चों को समस्या आ रही है। तो हमारा आग्रह है कि 10 बजे के बाद में इस तरह का कोई भी लाउड स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाए। लेकिन यदि फिर भी कोई नहीं मानते हैं, कोई रात को 10 बजे के बाद में अगर कोई अपनी बिंदोली निकालते हैं, उसमें तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाते हैं या वाटिका वाले तेज आवाज में अगर लाउड स्पीकर चलाते हैं, तो हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे और
इसे हमारी सलाह समझें या चेतावनी समझें। बढ़ते हैं आगे। खाटू श्याम जी में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान धरोहर संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत ने की, जबकि एसडीएम मोनिका सामोर भी यहां पर मौजूद रही। लाखावत ने बताया कि सरकार ने खाटू श्याम जी की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिनमें पार्किंग, आवागमन व्यवस्था, रिंग रोड और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार शामिल है। बैठक में कस्बेवासियों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, रिंग रोड बनाने और आमजन को हो रही दिक्कतों को लेकर के सुझाव दिए। किसान नेता मोहन मावलिया और महंत मोहनदास ने स्कूल और अस्पताल पहुंच में हो रही समस्याओं पर भी अपनी बात रखी। बैठक में जिला और व्यापार मंडल पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के अंदर तीर्थाटन के नाते एक प्रमुख केंद्र के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर के श्रद्धालु या बड़ी संख्या में आते हैं और इस सब को देखते हुए जन सुविधाओं में विस्तार हो, यातायात सुविधा में विस्तार हो, आवागमन, पार्किंग, इसको भी समय के अनुरूप हो, इसलिए राज्य सरकार ने इसके लिए एक परियोजना बनाई और लगभग 88 करोड़ रुपया इस काम के लिए सैंक्शन स्वीकृत हुए हैं। तो आज हम लोग उसका को देखने के लिए आए थे। उसमें आगे कोई प्रगति में कोई दिक्कत हो, कोई और कुछ आवश्यकता हो इनपुट की, तो बिल्कुल स्मूथली ये सारा काम चले। सबसे बातचीत भी हुई है और यूँ हम मान के चले कि इसका विकास काम बहुत तेजी से आगे चलेगा और समयबद्ध रूप से उसको पूरा कर लेंगे। खेड़ली के समीपवर्ती गांव दारोंदा तिराहे पर सड़क हादसा हुआ है। दो मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो जाने से दोनों सवार 3 जने घायल हुए, जिन्हें लोगों ने खेड़ली उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया और एक जने की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू में नगर परिषद के अरबों रुपए मूल्य की बेशकीमती भूमि पर रात के अंधेरे में किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। रोडवेज बस डिपो के पास में स्थित इस जमीन पर देर रात कुछ लोगों ने दीवार खड़ी कर कब्जे का प्रयास किया था। सुबह होते ही जानकारी मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और नगर परिषद का अतिक्रमण रोधी दस्ता मौके पर पहुंच गया। इसके साथ ही जमीन पर रातों रात रखी गई थड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने हल्का विरोध भी जताया, लेकिन तहसीलदार महेंद्र मूड ने समझाइश करके हालात को शांत कराया। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार रोडवेज बस डिपो के पास में स्थित ये जमीन बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है, जिस पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए लगातार निगरानी भी की जा रही है। नगर परिषद की जमीन है और इस पे किसी ने छुट्टी या रात को बता रहे हैं कि दीवार निकाल के अतिक्रमण करने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश करी है, तो नगर परिषद द्वारा ये हटाने की कार्रवाई की जा रही है और मौके पे पुलिस और मजिस्ट्रेट शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है। अभी इसमें कोई सामने तो आया नहीं कि कोई व्यक्तिगत भाई आके किसी ने नहीं कहा कि मैंने किया है। हम सब जिससे पूछ रहे हैं वो तो ये कह रहा है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं, हमारे को पता नहीं है। उनकी जमीन है, नगर परिषद के जैसे संज्ञान में आया वो उन्होंने खुद स्वयं अपने हिसाब से हटाने की कार्रवाई करी है। आदेश है तो आदेश दिखा देंगे। आदेश अगर हाईकोर्ट के हैं तो जमीन का सीमा ज्ञान होकर जांच हो जाएगी उसमें कोई। करौली के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने आसन, प्राणायाम और क्रिया श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विजेताओं को प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान की गई और कुल 8 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। मॉडल स्कूल टोडा भीम ओलंपियाड चैंपियन बना, जबकि नैन्सी गर्ग, दीपक जाटव, अनुष्का परेवा और रवि जांगिड़ व्यक्तिगत वर्ग में उत्कृष्ट रहे। कार्यक्रम में एडीपीसी सर्वेश गुप्ता ने योग को जीवन शैली में शामिल करने का संदेश दिया और सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी।